तकलीफ क्या होती है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपके शरीर में सिहरन पैदा हो जाएगा। कानून व्यवस्था पर विश्वास तो नहीं उठेगा, क्योंकि आखिरकार न्याय कानून से ही मिला है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि इस देश में जाति और धर्म को लेकर किस तरह से लोगों के मन में नफरत है। मेरे दाहिने साइड में एक शख्स को देख रहे हैं, ये भी मुस्लिम है। मेरे बाएं साइड में जो तस्वीर देख रहे हैं वो भी एक मुसलमान है, और दोनों इसी भारत देश के निवासी हैं, मेवात के, हरियाणा के मेवात के। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जब से मैंने इनकी पूरी कहानी सुनी है, रातों की नींद गायब हो गई है और लगता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ये सच है। 14 साल किसी को जेल में रखा जा सकता है। 3 साल जिसको गिरफ्तार किया गया उसको पता ही नहीं चले कि किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल यही हुआ है। इस शख्स को इसलिए उठाया गया था क्योंकि पुलिस पर दबाव था, और बाद में आतंकवाद का केस बना दिया गया, और जो इनको वकील दिया गया वो भी उसमें मिला हुआ था। लेकिन वो तो शुक्र है महमूद प्राचा का, जो इनको मिल गए और इन्होंने इनको न्याय दिलवाया। तो ये दोनों कहानी शुरू करते हैं। पहले शख्स की कहानी सुन लीजिए, किस तरह से उनको उठाया गया, किस तरह से उनको तरपाया गया, किस तरह से उनको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। ये मेवात के राशिद है। देखिए, ये लोग हमारे घर पे पहुंचे और वहाँ पर जो है मैं नहीं था, तो घर पे कहने लगे कि हमें उनको तलाश है और उन पे जो है किसी जो है लड़की का या कोई जो लड़की के बारे में पूछताछ करनी है। तो इस तरह घर पे गए थे। तो उस वक्त मैं घर पे नहीं था, तो अगले दिन मुझे पता चला, तो जो है मैं तो पुलिस के डर की वजह से इधर उधर था। तो फिर 4 या 5 दिन के बाद में मैं सरेंडर हुआ। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे किस केस में लेके जा रहे हैं, लेकिन हमें ये पता चला किसी लड़की के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन इन्होंने करनी, पूछताछ करनी है। तो ये मुझे लेके चले गए, तो दिल्ली लेके आए। तो वहाँ पर ऐसा टॉर्चर किया कि मैं ख्वाब में नहीं सोच सकता। बहुत टॉर्चर किया, पूरी रात मुझे मारते रहे हर तरह से। मुझसे ये भी नहीं पूछा कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, बस मारते रहे पूरी रात। सर इसी तरह होता रहा। फिर अगले दिन जो है मुझे ये कोर्ट में लेके गए। मुझसे कहा कि अगर तुमने जज साहब के सामने कुछ बोला तो हमारे पास ही तुम रहोगे 1 महीने, हम इसी तरह पीटते रहेंगे। तो सर फिर अगले दिन फिर लेके आए मुझे। इन्होंने रात में तो हर रात तो मुझे मारते ही थे, दिन में थोड़ा सा मुझे जो है रिलीफ मिलता था। रात में कभी मुझे जो है अलग अलग से इन्वेस्टिगेशन के लिए आते थे, उनके हवाले कर दिया करते थे। बस उनसे ये कहते थे कि भाई जो है ना, इनको ज़ख्म मत होने देना, जो चाहे करते रहो। तो वो जो लम्हात हैं, वो जो दिन हैं, जो डेज़ हैं, वो मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। तो यहाँ तक कि मेरी शक्ल सूरत भी जो है इन्होंने ख़राब कर दी थी, दाढ़ी वगैरह भी सब पड़ गई थी। और ऐसा टॉर्चर किया था कि मेरे ये जो है ना, ये पैर जो मेरे बड़े भारी भारी हो गए थे। 3-4 महीने में जाके जो है ये इनकी सोजन उतरी थी और मैं चल पाया था सही से। तो इन्होंने जो है जब मुझे इसी पे रखा, अपनी कस्टडी में रखा, तो इन्होंने मुझसे कोई बयान नहीं लिया, बस कहते कि आप जो है साइन करते रहें। और मुझे वहीं पे एक वकील भी अवेलेबल करा दिया। एमएस खान कहने लगे ये तुम्हारे वकील हैं, वो जो है जमीयत की तरफ से रहते हैं और ये अच्छे वकील हैं, ये तुम्हें जो है बहुत जल्दी छुड़वा देंगे। तो मुझसे कहने लगे मुझे पकड़ क्यों रहे हो, मैंने क्या किया है? नुकरे आपने कुछ नहीं किया है, हमारे ऊपर प्रेशर है और आप 2-4 महीने में चले जाओगे। तो इस तरह की मैं बार बार ये पूछता कि मैंने क्या किया है। नुकरे कुछ नहीं, कोई थोड़ा प्रेशर है, ऊपर से आप 2-4 महीने में चले जाओगे। एक अफसर ने देखा कि तुम ये समझो कि 4 महीने की जमात में चले जा रहे हो। इस तरह की बातें करके तो खामोश कर दिया करते थे। तो एमएस खान साहब जो है, हमें लगा कि हमारे हमदर्द हैं, तो हम तो कभी वास्ता पड़ा नहीं था पुलिस से या जुडिशरी से। तो जैसे वो कहते थे हम ऐसे करते रहते थे। तो एक टाइम आया था, तो मैं जो है पुलिस वाले कहने लगे हम आपकी वॉइस चाहिए। तो मैंने एमएस खान से पूछा कि वो वॉइस के लिए बोल रहे हैं, मैं दे देता हूँ। कहा कि नहीं देनी है। मैं सर मैंने कुछ किया नहीं है, मैं दे देता हूँ। क्योंकि नहीं देनी नहीं है। तो इस तरह मैंने वॉइस नहीं दे पाया अपनी सर। तो मैं देने को भी था वहाँ पर, जो ये जेल में आए थे। तो इन्होंने मुझसे जो वॉइस न लेकर मुझे वहाँ पर एक रूम में ले गए, सेपरेट रूम में, और एक सिपाही साथ में था। तो वहाँ भी इन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया। मुझे जाते ही पहले सबसे पहले जो है ना हट करना शुरू कर दिया, बहुत मारा। और मुझसे ये नहीं कहा कि तुम जो है वॉइस दे दो। मैंने कहा कि आप जिस चीज़ काम के लिए आए वो कर लो। लोग नहीं वो हो गया।
तो उन्होंने मुझसे एक जो है एक पर्चे पे कुछ लिखवाया कि मैं जो है वो मैंने लिख दिया। उस वक्त बहुत टॉर्चर था। तो ऐसा टॉर्चर करते हैं कि उस वक्त आदमी ये सोचता है कि शायद मुझे मौत आ जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है। ऐसा टॉर्चर करते हैं। तो सर ये इसी तरह प्रोसीजर चलता रहा। मुझे अभी भी इतना इल्म नहीं था कि मैं कौन से केस में हूँ। जब मैं जेल में आ गया था तब मुझे लोगों ने पूछा कौन से केस में हो, मुझे पता नहीं। फिर मैं FIR नंबर ली, वहाँ पे एक लीगल एड होती है, लीगल एड में से मैं जो है लेके आया, लिखे। तो मैंने लोगों को दिखाया तो उन्होंने जब मुझे बताया तो ये तो तुम तो आतंकवादी हो। तो जब जेल के अंदर मैं फिर वहाँ के जो वहाँ के इनमेट्स थे, फिर उन्होंने जो है वो आतंकवाद की वजह से फिर हमको जो है बहुत परेशान किया। पहली रात वहाँ के जो वार्डनर थे उन्होंने हमें बहुत मारा। वहाँ के जो मुंशी वगैरह होते थे सर, उनके साथ में बहुत झगड़ा हुआ। तो 1-2 दिन वहाँ पर बहुत हर तरीके से मेंटलिटी भी और फिजिकली भी हर तरह से वहाँ पर टॉर्चर हुआ सर। कुछ दिन के बाद में थोड़ा रिलीफ मिला सर। तब हमें पता चला कि हम ऐसे मुश्किल केस में हैं। तो कुछ दिन जब हमें पता चला कि अहमद खान हमारे लिए ना काम कर जो है वो पुलिस के लिए काम कर रहे हैं सर, ये हमें बिल्कुल पुख्ता यकीन हो गया कि हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर हमें किसी ने सलाह दी। तो हमने सर को जो है महमूद पराजा साहब को जो है साहब के पास गए। तो साहब ने कहा कि आपने कुछ किया? मैंने सर हमने कुछ पता ही नहीं है, ना हम इन लोगों को जानते हैं जिनसे इन्होंने जोड़ रखा है, ना हम इन केसों को जानते हैं, ना इन जो है धाराओं को जानते हैं। तो सर ने कहा कि ठीक है, अगर आप जो है बेगुनाह हैं, इनोसेंट हैं, मैं आपका केस लड़ूंगा। तो सर हमारे पास इतनी अमाउंट भी नहीं है चूँकि हम जो है सर की जो है फीस दे सकें। तो सर ने बेगर लॉस के 1 पैसे लिए बगैर इतने सालों में केस लड़ा है। और मैं कह सकता हूँ अगर सर ये केस ना लड़ते तो हम बिगर किए हुए और इनोसेंट होते हुए भी जो है मुलजिम ठहरा दिए जाते और हम सलाखों में, अभी मैं सलाखों में होता। अभी भी मैं छोटा हूँ, अभी मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं क्योंकि बहुत कुछ बड़ा हो गया। मेरे गांव में कच्चे घर थे, वो बहुत बड़े बड़े घर बन गए। मेरे साथ के जो साथी थे, मेरे साथ रहते थे, वो बड़े बड़े कोई डॉक्टर्स बन गया, कोई कहाँ क्या बन गया। तो उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीरो पे नहीं हूँ बल्कि मैं माइनस में चला गया हूँ। जब आप लौट कर आए हैं तो आपने कितने साल जेल में रहे? जब लौट कर आए तो आपकी जिंदगी से क्या कुछ खत्म हो चुका था? आप सर जब मैं लौट के आया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे वो माँ बाप थे, उनके जो है सफ़ेद दाढ़ियाँ नहीं थी, वो काली दाढ़ी थी और अच्छे सेहतमंद थे, वो बिल्कुल सोखे से हो गए। मेरी माँ बिल्कुल बीमार हो गई। मेरी दादा दादी दुनिया से चले गए, मेरी बहनें भी दुनिया से चले गए। तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा मेरी फैमिली के लोग जो है दुनिया में नहीं है। जिसको जब मैंने ये सुना तो मेरी पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। और इसी के सिलसिले में मैंने अब्बा जी से पूछा कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? कहा बेटा मेरा एक जो है छोटा एक बिजनेस था, वो भी सब खत्म हो चुका। तेरी वजह से मेरे पास कोई कुछ लेने में नहीं आता। मेरा सारा कारोबार सब खत्म हो चुका है और हम बहुत बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। हम घर से निकलते हैं तो हमें बहुत जो है हर्ट होता है। तो ये इस तरह की ऐसी बातें हैं कि जिससे मैंने जो सुनी तो मैंने लगा कि ये क्या हो गया है और ये बहुत बड़ा जुल्म है सर, हमारे साथ में ऐसा हुआ है। तो राशिद की कहानी सुनी आपने, अब मेवात के ही आसिफ की कहानी सुनिए। इनको किस तरह से टॉर्चर किया गया, किस तरह से मारा गया, किस तरह से इनको पता भी नहीं था कि हमें पुलिस ने क्यों उठाया है। 2013 की बात है सर, 6 दिसंबर 2013 जुमा का दिन था। आज भी शुक्रवार यह जुमा ही है। मैं जुमा की नमाज़ की तैयारी कर रहा था, बाथरूम से निकला ही था, एक गाड़ी पहुंची तो उसमें सिविल वर्दी में कुछ अफसर थे। उन्होंने मुझे घर से बाहर बुलाया और मैं जैसे ही घर से बाहर आया तो वो मुझे पटक के उसमें डालने लगे गाड़ी में। मैंने उनसे कहा सर आप कौन लोग हैं, आप मुझसे बात कीजिए, आप बैठिए, आप कहाँ से आए, आप क्या चाहते हैं, आप मुझे बताइए, प्लीज़ बताइए, मैं सपोर्ट करूँगा आपकी मैं मदद करूँगा। तो उन्होंने तो वहाँ ही रुक कर उन्होंने कहा कि आपको किसी लड़की, एक पलवल ज़िले से एक लड़की भागी है और उस मामले में आपसे पूछताछ करनी है। मैंने कहा सर बैठिए आप। मैंने उनके लिए चारपाई बिछाई। मैं मेवली गांव में इमामत करता था, वहाँ इमाम था। तो वो थोड़ी देर के लिए बैठे और उन्होंने कहा कि हम आपसे एसपी ऑफिस जाकर बात करेंगे। मैंने कहा सर नमाज का वक्त करीब है, बिल्कुल 10 मिनट हैं और लोग इंतज़ार कर रहे हैं मस्जिद में, तो मैं नमाज़ पढ़ाऊँ उसके बाद फिर मैं आपके साथ चलूँगा। कोई बात नहीं, गांव के 1-2 लोग और भी चलेंगे, आपकी तफ्तीश में हम मदद करेंगे। मैंने जुमा की नमाज़ पढ़ाई। इन्होंने उस वक्त पूरे गाँव को घेर लिया था। कमांडो और फोर्सेज इन्होंने बुला ली और बहुत सारी पुलिस इन्होंने बुला के ली। मस्जिद के आगे जब ये पहुंच गए तो मैं जब निकला और मुक्तदी निकले तो उन्होंने कहा इमाम साहब क्या मामला? मैंने कहा कोई मामला तो कुछ भी नहीं है। खैर तो मैं इनके साथ नूह एसपी ऑफिस आ गया। एसपी साहब के ऑफिस में जब आए तो एसपी साहब उस वक्त निकल रहे थे। उन्होंने पूछा क्या मामला? तो कहने लगे सर पूछताछ करनी है। बोले पूछताछ करनी है, ये ले जाना है? बोले नहीं सर पूछताछ करनी है खाली। बोले कोई बात नहीं करो। तो उन्होंने कहा सर ये इसके साथ जो लोग हैं ये डिस्टर्ब करेंगे।
तो कहा, एसपी साहब ने कहा कि ये कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये बाहर रहेंगे, आप पूछताछ करो इनका। तो इन्होंने मुझे एसपी ऑफिस में लाके बिठा दिया, तकरीबन आधे घंटे तक मुझे बिठाए रखा, और उसके बाद में दूसरे रास्तों से इन्होंने मुझे दूसरी गाड़ी में बिठाकर दिल्ली लाके छोड़ा। उस वक्त रात हो चुकी थी और ये तकरीबन इन्होंने उठाया था मुझे 3 बजे, लगभग 2:45 करीब। तो उस वक्त बीच में इन्होंने एक नुहमई कोई स्याही थाना उसमें रखा 3-4 घंटे, और वहाँ मुझे इन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, बहुत ही ज़्यादा। वहाँ से फिर रात में मुझे दिल्ली लेकर आया। यहाँ इन्होंने मुझसे कोई स्टेटमेंट नहीं लिया, और ये तकरीबन 28 दिन तक इन्होंने मुझे रखा, ना मुझे किसी कोर्ट में इन्होंने पेश किया। 28 दिन तक मुझे अच्छी तरह याद है, किसी जज साहब के सामने मुझे इन्होंने नहीं पेश किया। हाँ, ये अगर किसी कोर्ट में कागज़ ले गए हो, उस पर मेरा रिमांड ले आए हो, तो वो दूसरी बात मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे ये कहते रहे कि तुम कल चले जाओगे, परसों चले जाओगे, और मुझसे तकरीबन 300 या 250 करीब तकरीबन कागज़ों पर इन्होंने अलग अलग जगह पर साइन कराया कि आप बस साइन करते रहो। तो 28 दिन के बाद जब हम जेल हमें भेजा गया, तो उस वक्त में जज साहब भी, मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन वो थाने नहीं आ गए। थाने से उन्होंने मुझे जेल के लिए रिलीज़ किया, भेजा, और हमें जेल में जाकर पता चला, उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि हमारे पर केस भी दर्ज हो चुका है, हम जेल भी जाएंगे। ये यही कहते रहे कि आप चले जाओगे, 1-2 दिन में छोड़ देंगे आप। जेल जाने के बाद में, जैसे कि भाई राशिद ने बताया, वहाँ भी हमें लोगों ने टॉर्चर किया हर तरीके से। तो कुछ दिन बाद जब रिलीफ हुआ, तो हम वहाँ लीगल जो चक्कर पे वो होती है, जो प्रोसीजर होता है, उसके तहत हम वहाँ जब पूछे वकील साहब से, हमने राय मशवरा ली, तो उन्होंने बताया कि भाई आपका FIR नंबर, हम तारीख पर आए, 15 दिन में उस वक्त तारीख लगती थी, तो 15 दिन के बाद हम FIR नंबर यहाँ से ले गए। MS खान हमारा वकील था, और वो जमीयत की तरफ मंसूब कर लिया, तो उन्होंने अपना आपको, हालांकि जमीयत ने तो उनको नहीं भेजा था, लेकिन वो अपना भी बुला के कह देते कि ये जमीयत ने भेजा और ये आपके वकील रहेंगे। तो वहाँ जाकर हमें पता चला कि हम तो देशद्रोह के आतंकवाद के केस में इन्होंने गिरफ्तार किया, ठूस दिया। खैर 3.5 साल तक सर इसमें कुछ भी नहीं हुआ केस में, बस खाली आना जाना तारीख हम करते रहे। 3.5 साल के बाद तकरीबन ये केस चार्ज पर लगा है, और ये सर के मौजूदगी में ही लगा है। चार्ज फ्रेम जो हुआ है, वो सर ने, जब सर आ गए हैं और जो वकील थे वो चेंज हो चुके हैं, तो सर ने उसको चार्ज फ्रेम कराया, और फिर ये जल्दी ये गवाह कराए। तो उसके बाद में तकरीबन 8.5 पौने 9 साल का करीब ये अरसा लग गया। इस अरसे में हम पे जितनी परेशानियाँ आई, हमारे घर वालों पे, रिश्तेदारों पे, लोगों ने हमें आज भी जो ताल्लुकात थे, जो अच्छे खासे हमारे ताल्लुकात थे, उन्होंने हमसे ताल्लुकात तोड़ लिए, हमें गिरी नज़रों से देखते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि मैं उस इलाके से हूँ, तो वहाँ ये चीज़ दूर दूर के भी नहीं है, और हमें फ़ख्र है इस बात पर कि हम एक सच्चे हिंदुस्तानी नागरिक हैं, और हमें यहाँ के कानून पर, अपने देश पे और इसकी अदालतों पर भरोसा है। और फ़ख्र भी इस बात पे, मैं बीच में ये बात कहूँगा कि आज मेरे भारत मुल्क की अदालतों के चर्चे भी बाहर होते हैं, इस वजह से कि यहाँ न्याय के मुताबिक फैसला होता है। अगरचे कुछ देर हो जाती है, वो देर इसलिए होती है, हमने ये देखा, तजर्बा किया है कि कोर्ट को गुमराह किया जाता है। हमने कई बार रिकॉर्डिंग दिखाई, सर को भी दिखाई कि गवाह आया हुआ है कोर्ट के बाहर, और वो पुलिस ने कह दिया अंदर जाकर कि सर जाम में फंसा हुआ, वो आज नहीं आ पाएगा, और उसको आप नेक्स्ट तारीख दे दीजिए, इसमें डेट बढ़ा दीजिए। तो कोर्ट इसमें क्या करेगा? कोर्ट तो जज साहब तो अंदर बैठे हैं, उनको क्या पता कि कौन आ रहा कौन नहीं जा रहा। तो उसका जो है, फिर हम कई बार हमारे जो घर वाले आते थे, तो उन लोगों ने उसकी वीडियो बनाकर सर को दिखाई, सर ने उनके सामने पेश की, जज साहब के सामने, कि देखो गवाह यहाँ कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ है, और इसको यहीं से भगा दिया, और आपको कह दिया कि वो आए नहीं है, वो जाम में फंसा हुआ है, वो नहीं आ पाएंगे। इस तरह कोर्ट के वक्त को इन्होंने, ये ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लेते हैं। जेल में जाकर भी इनके लोग कुछ तो मुलजिम बन के जाते हैं, कुछ एजेंसियों को अथॉरिटी होती है कि वो डायरेक्ट चले भी जाते हैं। वहाँ भी हमें ये कहा गया कि आप 3 साल से, जब 3 साल हुए थे, हमको उसी वक्त से ये कहने लगे कि आप प्लीज़ गिल्टी कर लो, आप गलती मान लो, हम आपको छुड़वा देंगे, आप परत साहब को छोड़ दो, हम आपको अच्छा वकील देंगे, और ये जो है जज साहब को आपको बहुत लटकाए रखेगा, आपको मुकदमों को लंबा खींच देगा, हम आपको छुड़वा देंगे, आप इनको बदल दो, चेंज कर दो, और आपको हम बेहतर से बेहतर वकील देंगे, और आप पैसा भी मत देना। तो ये इन्होंने बहुत कोशिश इसकी की, लेकिन फिर हम सर से भी कहते थे, क्योंकि हम टूट चुके थे, इन्होंने हमें इस तरह से गुमराह किया कि हम ये मानने के लिए तैयार थे। जब 9 साल के बाद आप लोग बाहर निकले, तो आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है? आपने क्या कुछ खोया है इसमें? सर, मैं जेल में तो रहा हूँ तकरीबन 5.5 साल। मेरी बेल हुई थी हाई कोर्ट से 2018 में, लास्ट में सर की कोशिशों से हुई। सर का बहुत बड़ा एहसान है। तो 3 साल, 3.5 साल तकरीबन मैंने बाहर से केस लड़ा है, मैं गया हूँ तारीखों पे। लेकिन जिस वक्त मैं 5.5 साल के बाद अपना घर लौटा, तो उस वक्त में सर बिल्कुल सब कुछ उजड़ गया था।
हमारे जो माँ बाप थे उनकी आंखें खुश्क हो चुकी थी, वो बिल्कुल बुजुर्ग हो चुके थे, बच्चे बिल्कुल मतलब ये कि बेपहचान हो गए थे, पहचान में भी नहीं आते मुझसे। क्या नहीं, जो बच्चियाँ मेरी छोटी छोटी थी तो वो बड़ी हो गई 9 साल में। तो सुना आपने, ये दोनों लगभग 14 साल तक जेलों में कानूनी लड़ाई लड़ते रहे, 3 साल लगभग जेलों में रहे, जमानत भी मिली, लगातार लड़ाई लड़ी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, भारत का संविधान पर लोगों को भरोसा है, जुडिशियल सिस्टम ने न्याय किया और इनको महमूद पराचा जैसे वकील मिले और इनको जस्टिस मिली। अब ये दोनों जेल से बाहर आ गए हैं, ये बेगुनाह साबित हो गए हैं। अब महमूद पराचा ने ऐलान किया है कि इनके साथ जो हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है, और इनके परिवार को जो नुकसान हुआ है, जो इनका करियर बर्बाद हुआ है, 10-10 करोड़ रुपए के कंपनसेशन का वो केस करेंगे उन पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने इनके साथ ये किया है। सुन लीजिए। पिछले साल, इस साल जाके ये लोग बरी हुए हैं, लेकिन बरी होने के साथ साथ मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि इन केसेस में सिर्फ बरी करा लेना से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे, एक नैरेटिव तैयार किया जाएगा कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आतंकवादी होते हैं और उनको बरी करा लिया जाएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा। तो इसीलिए हम लोगों ने पूरी ताकत लगा के मेहनत करके ये मुकदमा लड़ा और उसमें यह साबित कराया कि ना सिर्फ ये लोग बेगुनाह थे, बल्कि इनको झूठा फंसाया गया। अब आतंकवाद के केसेस में अगर कोई किसी को झूठा फंसाता है तो ये अपने आप में आतंकवाद की ही घटना है, क्योंकि इतना बड़ा इल्ज़ाम झूठा लगाना देश में अफरा तफरी का माहौल फैलाने के बराबर है। और इसके लिए जो ये पुलिस की एजेंसी है, स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस खास तौर पे मुल्जिम है और इन्होंने ये इतना बड़ा अन्याय और अपराध किया है। इसके लिए अब हम जो कानून में प्रावधान है उसके लिए इनकी जो पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, इनके ऊपर एक स्टिग्मा लग गया, पूरे इलाके के ऊपर जो एक स्टिग्मा लग गया, इनके बच्चे, इनकी फैमिलीज, सबको इतनी ज़्यादा बदनामी झेलनी पड़ी, उस सब के लिए अब हम 10-10 करोड़ का जो कॉम्पनसेशन के लिए इन दोनों के को और इनके परिवारों को 10-10 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन का मुकदमा हम डालने वाले हैं, ताकि आगे किसी भी एजेंसी को झूठा फंसाने की हिम्मत ना हो सके, जुर्रत ना हो सके। यही इन केसेस का, झूठे केसेस का सच्चा और सही जवाब है, जिससे पुलिस एजेंसीज को भारत के संविधान के अंदर रह के काम करना, कानून व्यवस्था और लॉफुल एक्टिविटी करना ही अलाउड रहेगा। अगर वो भी गैर कानूनी काम करेंगे तो उनको भी अपराध की श्रेणी में, अपराधियों की श्रेणी में डाला जाएगा। ऐसा काम हम इस केस के लिए करने जा रहे हैं। तो सुना आपने, कश्मीर फाइल्स देखकर आप रो रहे थे, आपका रोना सही हो सकता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये देश जाति और धर्म में बटा हुआ देश है। जाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे से हम नफरत करते हैं। और ये मत कहिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, जब से मैंने जाति और धर्म का ये डिस्कोर्स शुरू किया है, सबसे ज़्यादा लोगों को तकलीफ है। लोग मुझे कहते हैं कि मैं जातिवाद फैला रहा हूँ। मैं जाति के आधार पे जो अन्याय हो रहा है, धर्म के आधार पे जो अन्याय हो रहा है, मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ। बस फ़र्क इतना है कि जो ताकतवर लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, उनको लगता है कि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। इसका मतलब है कि आप अन्याय कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं सिर्फ अन्याय के खिलाफ बोल रहा हूँ। अब अन्याय का कैरेक्टर क्या है, एक पत्रकार के तौर पे मैं वो देखता हूँ कि अन्याय जो हुआ है वो किस आधार पे हुआ है। वो एक आदमी के तौर पे हुआ है, वो जाति की वजह से हुआ है, या धर्म की वजह से हुआ है, या लिंग के आधार पे हुआ है, और मैं उसको कोट करता हूँ। इसीलिए आपके सीने पर सांप लौटता है। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। एक पत्रकार के तौर पे मेरी कोशिश है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और पूरी दुनिया को बताया जाए कि आखिर चल क्या रहा है। तो क्या लगता है, इन दोनों मुसलमानों को आदमी की वजह से इस तरह से पकड़ा गया था? किसी को भी पकड़ा जा सकता था, मुसलमान को ही क्यों पकड़ा गया? तो क्या आप नहीं मानेंगे कि इन दोनों पर जो अत्याचार हुआ वो धर्म की वजह से हुआ? अगर ये मुसलमान नहीं होते तो नहीं होता। उसी तरह से इस देश में जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उन पर धर्म की वजह से और जाति की वजह से अत्याचार होता है,
और मैं वही बात जब दुनिया के सामने लाता हूँ तो दुनिया को लगता है कि मैं जातिवाद फैला रहा हूँ, मैं कल्पना कर रहा हूँ। मैंने बार बार कहा, सोचिए 1974 के आसपास, माफ़ कीजिएगा 1964 के आसपास फ्रांस के एक पत्रकार ने इंदिरा गांधी से जाति का सवाल पूछा था। ज्योतिबा फुले, तथागत बुद्ध, कबीर, रविदास, ये सब जाति के आधार पर जो इस देश में शोषण हो रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए संविधान में प्रावधान किया। और वही लड़ाई हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग की कोशिश क्या है कि जाति और धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, सबको न्याय मिले। क्या लगता है आप लोगों को? मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी तरह की गैर बराबरी, अत्याचार के खिलाफ जिस दिन आप खड़ा होना सीख जाएंगे, आप मान लीजिए कि आप जाति और धर्म से उठकर ऊपर उठ गए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर की 2 लाइन हैं, कोई मुल्क, कोई देश तब देश बनता है जब उसकी खुशियां कॉमन हो, एक हो। जैसे हम क्रिकेट भारत जीतता है तो हम सबकी खुशियां कॉमन होती है। ये मत कहिएगा कि मुसलमान की खुशियां नहीं होती है, ये आपके दिमाग में परसेप्शन बैठा हुआ है। लेकिन खुशियां हो सकता है कि नहीं हो। मान लो पंजाब और महाराष्ट्र का मैच हो, मान लो गुजरात और लखनऊ का मैच हो, तो लखनऊ वाले नाराज हो जाए, गुजरात वाले खुश हो जाए। लेकिन जिस देश के लोगों की तकलीफें एक हो, तकलीफें कॉमन हो जाए, वो मुल्क जरूर मुल्क बनता है। लेकिन इस देश में हो क्या रहा है? अच्छा, इस बार अत्याचार मुसलमान पर हुआ तो हम चुप रहेंगे। इस बार अत्याचार सवर्ण पर हुआ तो गैर सवर्ण चुप रहेंगे। इस बार अत्याचार गैर सवर्णों पर हुआ तो सवर्ण चुप रहेंगे। इस बार अत्याचार ओबीसी पर हुआ तो SC ST चुप रहेंगे। ये देश को तोड़ रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि इस देश को संवैधानिक देश, संविधान का राज हो और किसी के साथ जाति और मजहब के आधार पे भेदभाव न हो। और इसीलिए हमने ये दोनों कहानी आपके सामने लाई। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।